हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज एक बार फिर मार्केट में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट सारे दिन हमें देखने को मिली। तो प्रश्न ये उठता है कि ये गिरावट आज के क्यों हमें देखने को मिली, उसकी वजह क्या है। क्या ये गिरावट इंडिया यूएस के डील की कोई खबर नहीं आ रही, इस वजह से मार्केट्स गिरे? क्या ये मार्केट इसलिए गिरे क्योंकि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में हम जानते हैं कि इंडेक्स को मैनेज किया जाता है, या फिर ये इसलिए गिरी क्योंकि आईटी सेक्टर में हमें काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो आइए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज की गिरावट की बड़ी वजह क्या है। तो एक एक करके हम इन तीनों रीजंस के बारे में बात करेंगे और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट्स किस डायरेक्शन पे जा सकता है। तो पहले हम आज आईटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज सारे दिन अगर आप देखें आईटी के स्टॉक्स में प्रेशर बना रहा और स्टॉक करीब आईटी इंडेक्स के सभी स्टॉक्स नेगेटिव में रहे और बड़े स्टॉक्स तो 2-2% तक गिरे रहे। और इसकी वजह क्या थी कि हमने देखा कि टीसीएस के रिजल्ट आए, वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन तो मेंटेन कर लिया, उनके रेवेन्यू डाउन रहे। एचसीएल के केस में उनके रेवेन्यू अप रहे लेकिन प्रॉफिट्स में करीब 9% की गिरावट देखने को मिली और वही कहानी हमें टेक में भी देखने को मिली। और उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम सिक्वेंशियल क्वार्टर्स को कंपेयर करें तो वहाँ पे उनके प्रॉफिट्स में हमें डिप देखने को मिला। और सभी जो आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स हमें तीनों देखने को मिले, इसमें एक ही स्टोरी हमें समझ में आई कि यूएस में इस वक्त अनसर्टेनिटी का माहौल है, लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं, डील को फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर एक कन्फ्यूजन और वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। और इसीलिए आज पूरा का पूरा आईटी सेक्टर डाउन रहा है। ऐसा हमें रेयरली देखने को मिलता है कि आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक्स एक साथ डाउन रहे। तो तीन आपकी लीडिंग कंपनीज आईटी सेक्टर की तीनों रिजल्ट्स लेकर आती हैं और तीनों में हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि आईटी सेक्टर इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना कि वो एक री इन्वेंशन के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। ग्लोबल जिस तरीके की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना पड़ेगा और उसका जो रिज़ल्ट जो वो कर रहे हैं, चेंजेस बदलाव कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स देखने में हमें टाइम लगेंगे। तो ये कम से कम 1-2 क्वार्टर तक इस सेक्टर में प्रेशर बना रह सकता है। साथ ही अगर आप देखें यूएस मार्केट्स भी थोड़े प्रेशर में दिख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से और वहाँ पर भी इन्फ्लेशन रिसेशन की एक बार फिर से बातें होने लगी हैं। तो जब तक बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, इन दोनों सेक्टर में प्रेशर बना रहेगा तब तक मार्केट्स में बड़ी तेज़ी आने की संभावनाएं काफ़ी कम रहेंगी। और हम जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छे करने की उम्मीद नहीं है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि जो इस क्वार्टर में उनके एस्टिमेट्स आने वाले हैं वहाँ भी कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक में ये खबर आ रही है कि वहाँ पर कुछ बोनस वगैरह का सीन बन रहा है, लेकिन आप देखिए आज एचडीएफसी बैंक भी डाउन रहा और इस न्यूज़ से भी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक में भी बड़ी रैली आ जाती तो शायद मार्केट्स को थोड़ा संभालने में मदद मिलती। दूसरी तरफ अगर हम ट्रेड डील की बात करें तो ट्रेड डील में भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। कायदे से आज 5th राउंड की जो डिस्कशन है इंडिया यूएस की वो कंप्लीट हो चुकी होगी, अभी तक कोई खबर नहीं है। और कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि डील से हो सकता है इंडिया ऑप्ट आउट भी कर ले। तो ये एक बड़ा रीज़न था कि जो कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है ये भी मार्केट्स के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुआ। देखिए, हम 5 राउंड की बातें कर लिए हैं, अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है और यूएसए ने कई कंट्रीज़ के साथ डील कर ली। रिसेंटली उन्होंने इंडोनेशिया के साथ भी डील की और वो डील जिस तरीके की उन्हें दी गई कि अमेरिका का सारा माल टैरिफ फ्री इंडोनेशिया में बिकेगा और इंडोनेशिया का जो भी माल वहाँ जाएगा वहाँ पर 19% का टैरिफ लगेगा। तो एक तरीके से अनफेयर डील है, पर इंडोनेशिया के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे और ऐसा कहा जा रहा था कि उसी तरीके की डील इंडिया के ऊपर भी लग सकती है। अभी अगर हम देखें इंडिया के ऊपर टैरिफ का कैसा खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ जिस पर पॉज लगा दिया गया, 10% का बेस टैरिफ है, साथ में एल्यूमिनियम और स्टील पर 50% का टैरिफ है। इसके साथ ही ये बात हो रही है कि फार्मा के ऊपर भी टैरिफ लगाया जाएगा। तो टैरिफ्स का बड़ा खतरा मार्केट के ऊपर और हमारी इकॉनमी के ऊपर मंडराता हुआ दिख रहा है
और जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि भले ही डील हो जाती है तब भी हम पूरी तरीके से टैरिफ से नहीं बच पाएंगे, और ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। एक तरफ यूएसए कह रहा है कि आप हमें खुला एक्सेस दो, पूरे मार्केट का एक्सेस दो, जैसे इंडोनेशिया ने दिया, जैसे वियतनाम ने दिया, जिसके लिए इंडिया तैयार नहीं है। और हम जानते हैं वो रीज़न क्या है, क्योंकि डेयरी और एग्रीकल्चर इसमें इंडिया नहीं चाहता है कि यूएस से घुसे, क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारी इकॉनमी को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ इंडिया की भी कुछ डिमांड्स हैं, और उसमें ये है कि आप हमारे तरफ से पूरे जितने भी टैरिफ्स आप हम पे लगाएंगे उसे भी हटाइए। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से टैरिफ्स के खतरे बने हुए हैं। कम से कम 26% का जो टैरिफ है वो भी हटाया जाए, बेस टैरिफ भी हटाया जाए, स्टील एंड एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ लगाने का प्लान है वो भी हटाया जाए। साथ में हमारे वर्कर्स जो वीज़ा के लिए जाते हैं, खास करके आईटी सेक्टर की, उस पर भी हमें छूट दी जाए, कुछ रिलैक्सेशंस दिए जाएं। लेकिन हम जानते हैं यूएसए ने किसी भी कंट्री के साथ डील की है तो उसे टैरिफ में छूट नहीं दी है, यानी कि उनका माल तो फ्रीली बिकेगा, लेकिन हमारा माल जब वहाँ जाएगा उसमें टैरिफ लगेगा ही लगेगा। हाँ, हमारे ऊपर उपकार करके थोड़ा बहुत टैरिफ को कम कर दिया जाएगा। तो बेस्ट का सिनेरियो क्या है कि 18-19% का ही टैरिफ हमारे प्रोडक्ट्स पे लगे, लेकिन टैरिफ तो लग के रहेगा। और इसी वजह से जैसे जैसे ये क्लैरिटी उभरती जा रही है, मार्केट्स थोड़े प्रेशर में आ रहे हैं। साथ ही अगर आप देखिए तो टैरिफ में इस वक्त फार्मा सेक्टर्स के ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है कि वहाँ पर क्या होगा। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ़ यस, तो हमसे जुड़िए, और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा, और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप, जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स, और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन OG investor. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. और अब ये वेट इतना लंबा हो गया है कि अब ये हमारी इकोनॉमी को भी हर्ट कर रहा है। इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, दोनों वेट एंड वॉच मोड में हैं। और हम जानते हैं कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो वहाँ से आते थे वो अब नहीं मिल रहे हैं। और मैं उसका एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जो अमेरिका के एप्पल साइडर विनेगर है वो अभी आपको इंडिया में नहीं मिल रहे हैं। मैंने खुद कई स्टोर्स में जाके चेक किया है। तो कई प्रोडक्ट्स जो वहाँ से आते थे, जो हमारे इंपोर्टर्स इंपोर्ट करते थे, वो अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगर वो इंपोर्ट करके ले आए तो बाद में टैरिफ पे उस पर घटेंगे या बढ़ेंगे, तो वो नुकसान नहीं लेना चाहते। साथ ही जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ के जो इंपोर्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ से ले रहे हैं, वो भी नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है टैरिफ्स का क्या होगा। तो ये सब का इम्पैक्ट मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से अगर आप देखिए तो पिछले 6-7 दिनों से लगातार मार्केट्स गिर रहे हैं, जबकि उससे पहले थोड़े सस्टेन होते हुए दिख रहे थे। तो ये दोनों फैक्टर्स आज के दिन इन्होंने काफ़ी नेगेटिवली काम किया है, जिसमें से एक है आईटी सेक्टर का नेगेटिव सेंटिमेंट्स, और साथ ही टैरिफ्स के फ्रंट पे कोई न्यूज़ नहीं आई है। अब आइए मार्केट के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात कर लेते हैं कि अगले शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में क्या हो सकता है।
अगर हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू लें तो हम जानते हैं कि हमारा व्यू बेयरिश है और वो डेटा में भी दिख रहा है। FIAs का डेटा लगातार आ रहा है और आप देख रहे हैं कि लगातार वो सेल कर रहे हैं। साथ ही कल के दिन मैंने आपको दिखाया कि इंडेक्स की जो शॉर्ट की पोजीशन है FIAs की, वहाँ पर भी वो 4 मंथ की हाईएस्ट शॉर्ट्स बनाए हैं और करीब 1,10,000 से ज़्यादा वो शॉर्ट्स बना चुके। तो उनका व्यू मीडियम टर्म का होता है और वो पूरी तरीके से बेयरिश है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा? तो शॉर्ट टर्म में हमने 2-3 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि एक बाउंस के अच्छे खासे आसार हैं। बाउंस 2 दिन आया, 2 दिन मार्केट ग्रीन में रहा, लेकिन आज रिवर्सल हो गया। तो क्या आगे भी गिरावट जारी रहेगी? अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा अगर आज का देखें तो आज का डेटा भी जो उसमें सबसे जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि विक्स में राइज नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी मार्केट होपफुल है कि कुछ ना कुछ शायद पॉजिटिव आ जाए। और आईवीज भी मोटा मोटा सही रेंज पर हैं, जो ये बता रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखिए, चाहे डेरिवेटिव मार्केट का डेटा हो, चाहे इक्विटी मार्केट का डेटा हो, वहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि आज के दिन अगर आप देखें तो रिटेल वाला बुलिश है, प्रो बुलिश है और साथ में DII तो बुलिश है ही। बेरिश कौन है? बेरिश है FII। इक्विटी मार्केट और F&O मार्केट दोनों में वो बेरिश है और यही उनके जो डेरिवेटिव डेटा में हमें देखने को मिल रहा है वो उन्हीं की पोजीशंस का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो पिछले 7-8 दिनों में अगर आप देखें तो निफ्टी ने करीब 400 पॉइंट्स लूज किए। आईवी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ठीक ठाक है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा पैनिक मार्केट में इंडिकेट नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक मार्केट में है भी नहीं। तो आईवी को अगर आप छोड़ दें, विक्स को आप छोड़ दें, इसके अलावा मार्केट में कुछ भी सही नहीं देखने को मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो में आज एक बार फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला। कल का दिन 0.91 था, आज वहाँ पर 0.76 की हमें गिरावट देखने को मिली। तो पुट कॉल रेशियो हमें ऑप्शंस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस इंडिकेट कर रहा है। और वहीं अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो आज फिर करीब 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। इस मंथ में अगर करीब देखें तो 5,000, 4,800 टू बी प्रिसाइज, और अगले मंथ में 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो गिरते मार्केट में अगर OI ऐड हो रहा है तो ऐसा लगता है कि शॉर्ट पोजीशन सी क्रिएट हो रही हैं। और प्रीमियम्स की बात करें तो दोनों मंथ के प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा डिप हमें देखने को मिला है। अगर आप पिछले 6-7 दिनों में देखें, करंट मंथ में 59 प्रीमियम है फ्यूचर्स का और नेक्स्ट मंथ में निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम करीब 150 है। दोनों अपनी जो नॉर्मल प्रीमियम से नीचे है। लेकिन एक छोटी सी पॉजिटिव चीज़ क्या है कि कल के कंपैरिजन में आज प्रीमियम डबल हुए हैं। तो कल के दिन करंट मंथ में प्रीमियम्स 25 थे, आज बढ़कर 60 हुए। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो हमारी राइज पिछले 2 दिनों देखने को मिली थी उसमें एक और राइज की पॉसिबिलिटी है, वो शायद कल आए या परसों आए। उसका एक और रीज़न मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि जो हमारा स्टोकेस्टिक ट्विन स्टोकेस्टिक का इंडिकेटर है वो उसमें 2 स्टोकेस्टिक होती है। तो जो शॉर्ट टर्म का स्टोकेस्टिक है वो अभी भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, मतलब एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है और एक बाउंस के बाद ही जो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वापस से मार्केट गिरेगा। तो अभी भी हमें कल या परसों के दिन एक छोटा मोटा बाउंस देखने को मिल सकता है। ये डेटा के अकॉर्डिंगली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के अगर की लेवल की बात करें तो की लेवल क्या है? तो की लेवल हमारा वही है जो कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था, 25,150, और इसके नीचे ही हमें शॉर्ट रहना है। हालांकि मैं इस वक्त शॉर्ट्स क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ और मैं क्रिएट करना नहीं चाहूँगा। उसकी वजह क्या है कि मार्केट्स अभी भी ओवरसोल्ड है और मार्केट एक बाउंस के लिए राइप है। दूसरा कारण ये है कि अब जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो से मार्केट डिराइव हो रहा है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या खबर आए और किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करे। आज उसका हमने एक एग्जाम्पल भी देखा और हमने देखा कि ड्यूरिंग द डे किस तरीके से 2 मिनट के अंदर करीब 60-70 पॉइंट्स निफ्टी चढ़ गया। तो इसलिए इस वक्त शॉर्ट्स को क्रिएट करना थोड़ा रिस्की होगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट्स को क्रिएट कर रखा है 25,150, इसका टाइट स्टॉप लॉस रखें और जैसे ही मार्केट इससे ऊपर जाता है अपने शॉर्ट्स को कट करें।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।